हेलो दोस्तों, वेलकम टू द डेली ब्रीफ, जहां हम मार्केट्स की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट भव्या दुआ। आज है ट्यूसडे 8 अक्टूबर और आज मैं आपके लिए दो बड़ी स्टोरीज लाई हूं। आप हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या किसी भी प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। और अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं तो हमारी नो स्पैम न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अ क्विक रन डाउन। सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले मैं बात करूंगी अडानी और सीमेंट सेक्टर के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे ऑटो सेक्टर के कुछ इंटरेस्टिंग नंबर्स एंड एज यूजुअल लास्ट में हम बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग टिडबिट्स के बारे में। तो चलिए आज की पहली स्टोरी से शुरू करते हैं। अडानी ग्रुप, जो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर है, अब हाइडेलबर्ग मटेरियल्स के इंडियन ऑपरेशंस को एक्वायर करने का प्लान कर रहा है। इस डील की वैल्यू ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ रुपीस होगी। ये मूव अडानी की सीमेंट इंडस्ट्री में जल्दी एक्सपैंड करने की स्ट्रैटेजी से बिल्कुल अलाइन करता है। अडानी ने ऑलरेडी अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी को 2022 में $600 करोड़ के लिए एक्वायर किया था। हाइडेलबर्ग एक ग्लोबल जायंट है जो मोर देन 50 कंट्रीज में ऑपरेट करता है। अगर ये डील फाइनल हो गई तो अडानी का पोर्टफोलियो और भी बढ़ जाएगा। लेकिन अडानी को सीमेंट में इतना इंटरेस्ट है क्यों? चलो सिंपल शब्दों में समझते हैं। सीमेंट हर जगह है। बिल्डिंग्स, हाईवेज और मल्टीपल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में इसका यूज़ होता है। इंडिया में 60% से ज़्यादा सीमेंट हाउसिंग सेक्टर में यूज़ होता है और 24% इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे रोड्स और एयरपोर्ट्स में जाता है। अब ज़रा सीमेंट बनने का प्रोसेस समझ लेते हैं। सब कुछ लाइमस्टोन और क्ले से शुरू होता है, जो किल्स में 1400 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जिससे क्लिंकर बनता है। फिर क्लिंकर को जिप्सम और एडिटिव्स के साथ ग्राइंड किया जाता है सीमेंट बनाने के लिए। माइनिंग से लेकर ग्राइंडिंग तक जो कंपनीज पूरी वैल्यू चेन को कंट्रोल करती हैं, वो कॉस्ट को काफ़ी ही लो रख पाती हैं। इंडिया में सीमेंट की डिमांड बहुत बढ़ रही है, स्पेशली गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना की वजह से, जो पूरे देश में अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करने का टारगेट रखती है। अब इंडस्ट्री की बात करें तो सीमेंट इंडस्ट्री में काफ़ी एग्रेसिव कंसोलिडेशन हो रही है। छोटी कंपनीज तो हैं, लेकिन टॉप 5 प्रोड्यूसर्स अब मार्केट को डोमिनेट करते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट, दालमिया भारत और अडानी ग्रुप जैसे प्लेयर्स कैपेसिटी बढ़ाने की रेस में लगे हुए हैं। 141 MTPA या मिलियन टन्स पर एनम की प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ अल्ट्राटेक अभी सबसे आगे है और 2030 तक ये 200 MTPA तक पहुंचने का टारगेट रखता है। अडानी और भी ज़्यादा एग्रेसिव अप्रोच ले रहा है। 2022 में सीमेंट सेक्टर में एंट्री करने के बाद से अडानी हैज़ एक्वायर्ड अंबुजा सीमेंट्स, ACC, सांघी इंडस्ट्रीज एंड पेना सीमेंट। इन एक्विजिशंस के बाद अब अडानी का सीमेंट बिजनेस 90 MTPA कंट्रोल कर रहा है और अडानी का टारगेट 2028 तक 140 MTPA तक पहुंचना। अनलाइक अल्ट्राटेक, अडानी ने अपनी ग्रोथ एक्विजिशंस के थ्रू की है इंस्टेड ऑफ स्क्रैच से नए यूनिट्स बिल्ड करके। तो सारे प्लेयर्स इतनी जल्दी कैपेसिटी बढ़ाने में क्यों लगे हुए हैं? पहली बात, एक्सपेक्टेशन ये है कि इंडिया की सीमेंट डिमांड हर साल 7% ग्रो करेगी, थैंक्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और हाउसिंग बूम। गवर्नमेंट भी रोड्स, मेट्रो सिस्टम्स और अफोर्डेबल हाउसिंग पर फोकस कर रही है, तो बड़े प्लेयर्स इस डिमांड को मीट करने के लिए रेडी होना चाहते हैं। एंड दूसरी बात, स्केल बढ़ाने से कॉस्ट रिड्यूस होती है। बड़ी कंपनीज अपनी फिक्स्ड कॉस्ट जैसे पावर और फ्यूल को ज़्यादा आउटपुट में स्प्रेड कर सकती हैं, जिससे प्रोडक्शन सस्ती हो जाती है। सीमेंट प्रोडक्शन एनर्जी इंटेंसिव है, जिसमें 25 to 30% कॉस्ट पावर और फ्यूल में स्पेंड होती है। जो बड़े प्लेयर्स अपने खुद के पावर प्लांट्स और वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, वो अपनी कॉस्ट को सिग्निफिकेंटली कम कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए अडानी 40,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहा है बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 25 एंड 27, और ये इन्वेस्टमेंट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने और कैप्टिव पावर प्लांट्स बनाने के लिए है। दूसरी तरफ अल्ट्राटेक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर और विंड पर फोकस कर रहा है, ताकि कॉस्ट को और भी कम किया जा सके। कंसोलिडेशन का एक और फायदा यह है कि मार्केट पर ज़्यादा कंट्रोल मिलता है। कम कंपेटिटर्स होने पर टॉप कंपनीज प्राइसेस को कंट्रोल कर सकती हैं, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होती है। अगर हाइडेलबर्ग डील कंप्लीट हो गई तो अडानी अल्ट्राटेक के डोमिनेंस को एक मेजर चैलेंज देगा। ये मूव सिर्फ मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए नहीं है, ये अडानी को एक ज़्यादा एफिशिएंट और इंटीग्रेटेड प्लेयर बनाने के लिए है, जब इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन तेज़ी से हो रही है।
इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री के लिए इसका मतलब ये है कि अब मार्केट में कम लेकिन बड़े प्लेयर्स रहेंगे जो सप्लाई चेन और प्राइसिंग पर ज़्यादा कंट्रोल रखेंगे। लेकिन ओवर कैपेसिटी का रिस्क भी है। अगर डिमांड से ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए तो प्राइसेस गिर सकते हैं और प्रॉफिट्स को नुकसान हो सकता है। लेकिन गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग पर होने की वजह से डिमांड काफ़ी स्ट्रांग रहने की उम्मीद है। बड़े प्लेयर्स जिनके पास कैपिटल और इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एक्सेस है वो मार्केट को लीड करने के लिए अच्छी पोजीशन में हैं। तो ये थी हमारी आज की पहली स्टोरी। चलिए अब डिस्कस करते हैं ऑटो इंडस्ट्री के कुछ इंटरेस्टिंग नंबर्स। इंडिया के कार डीलरशिप्स को अब एक बड़ी इन्वेंट्री प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। स्टॉक लेवल्स ऑल टाइम हाई पे पहुंच गए हैं और 7.9 लाख व्हीकल्स अभी तक अनसोल्ड हैं जिनकी वैल्यू 79,000 करोड़ रुपीस है। सितंबर 2024 में कार सेल्स लगभग 20% गिर गई और इसका रिजल्ट ये है कि 80 से 85 डेज तक का स्टॉक अब डीलरशिप्स के पास पड़ा हुआ है। बट ये इतना बड़ा इशू क्यों है? वेल, हाई इन्वेंट्री लेवल डीलर्स और मैन्युफैक्चरर्स दोनों पर प्रेशर डालते हैं। डीलर्स का पैसा अनसोल्ड कार्स में फंसा रहता है जिससे उनका कैश फ्लो हर्ट होता है। इस वजह से डीलर्स को स्टॉक क्लियर करने के लिए हेवी डिस्काउंट्स देने पड़ते हैं जिससे प्रॉफिट्स पर भी नुकसान होता है। कार मेकर्स ने डिमांड को ओवर एस्टिमेट कर दिया जिसके कारण मार्केट में ज़्यादा कार्स आ गई हैं जो अब सेल नहीं हो रही। सिर्फ अनसोल्ड कार्स की बात नहीं है। अगर डीलरशिप्स इस स्टॉक को क्लियर नहीं कर पाई तो उनको लोन रीपेमेंट्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है और डिफॉल्ट्स का रिस्क बढ़ जाता है। जब स्टॉक क्लियर करने के लिए कंपनीज प्राइसेस कट करने लगती हैं तो उनकी ब्रांड वैल्यू पर भी नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो ये इन्वेंट्री लेवल्स इतने हाई क्यों हो गए? वेल, इसके पीछे एक्सट्रीम वेदर और सीजनल फैक्टर्स का हाथ है। साल के बिगनिंग में हीट वेव्स ने मॉनसून को डिले कर दिया जिससे सेल्स डिसरप्ट हुई और जब बारिश आई तब इतनी जोर से आई कि फ्लड्स ने काफ़ी रीजन्स को हिट किया जिससे लोग कार्स जैसे बड़े परचेजेस पोस्टपोन करने लगे। ऊपर से श्राद्ध पीरियड भी था जो बिग टिकट आइटम्स खरीदने के लिए अनऑस्पिशियस माना जाता है जिससे सेल्स और स्लो हो गई और लोग फेस्टिव सीजन का वेट करने लगे। नाउ डिस्पाइट वीक डिमांड, मैन्युफैक्चरर्स मार्केट में व्हीकल्स पुश करते रहे फेस्टिव सीजन में सेल्स बूस्ट होने की एक्सपेक्टेशन के साथ। बट इस ईयर स्टॉक लेवल्स यूजुअली 60 डेज की जगह 80 to 85 डेज तक पहुंच गए हैं जो काफ़ी ही ज़्यादा है। कुछ ऐसा 2022 में भी हुआ था। फेस्टिव सीजन के दौरान इन्वेंट्री स्पाइक हुई थी पर ईयर एंड तक स्ट्रॉन्ग सेल्स और ईयर एंड डिस्काउंट्स की वजह से क्लियर भी हो गई थी। लेकिन 2023 उतना लकी नहीं था। उस साल का एक्सेस स्टॉक क्लियर नहीं हो पाया और अब वो इस साल के पाइलअप के साथ मिलके सिचुएशन को और भी खराब कर रहा है। अब ऑटो सेक्टर को एक सीरियस इन्वेंट्री क्रंच का सामना करना पड़ रहा है। फेस्टिव सेल्स थोड़ा लोड रिड्यूस करने में मदद कर सकती हैं बट 2023 और 2024 का कंबाइंड अनसोल्ड स्टॉक डीलरशिप्स पर काफ़ी प्रेशर डाल रहा है। एग्रेसिव डिस्काउंट से कुछ इन्वेंट्री क्लियर हो सकती है लेकिन वो इंडस्ट्री के प्रॉफिट्स को हर्ट कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरर्स और डीलर्स को अपनी इन्वेंट्री स्ट्रैटेजी रीथिंक करनी पड़ेगी ताकि और फाइनेंशियल स्ट्रेन से बच सके। तो ये थी हमारी आज की दूसरी स्टोरी। अब चलिए डिस्कस करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग टिडबिट्स। नंबर 1, गूगल को अमेजॉन, टिकटॉक और AI पावर्ड स्टार्टअप्स जैसे परप्लेक्सिटी से काफ़ी कंपटीशन मिल रहा है। ये कंपेटिटर्स डिजिटल एड मार्केट में सीरियस डिस्रप्शन लेके आ रहे हैं। अगर ये प्लेयर्स ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो गूगल का US एड मार्केट शेयर 50% से नीचे जा सकता है फॉर द फर्स्ट टाइम इन 10 years। नंबर 2, अमूल US लॉन्च के बाद अब अपना ब्रांड यूरोप लेके जा रहा है। वहाँ वो अपने ऑर्गेनिक केमिकल फ्री डेयरी प्रोडक्ट्स शोकेस करेंगे और इस ग्लोबल एक्सपेंशन से न सिर्फ अमूल की इंटरनेशनल प्रेजेंस बढ़ेगी बल्कि इंडिया के थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स को भी फायदा होगा अमूल के कोऑपरेटिव मॉडल के थ्रू। थर्ड, इंडिया का पहला AI यूनिकॉर्न फ्रैक्टल एनालिटिक्स $50 करोड़ का एक बड़ा IPO प्लान कर रहा है जो अर्ली 2025 में होगा। कंपनी के स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स और AI पे फोकस इंडिया की AI मार्केट में बढ़ती हुई ग्लोबल पोजीशन को दिखाता है। नेक्स्ट, इंडियन गवर्नमेंट ने PM इंटर्नशिप स्कीम लॉन्च की जिसका गोल यूथ को ज़्यादा एम्प्लॉयबल बनाना है। ये स्कीम 21 to 24 ईयर्स के लोगों के लिए ओपन है और स्टाइफेंड के साथ टॉप कंपनीज में इंटर्नशिप्स ऑफर करती है। इस स्कीम का टारगेट है कि कंट्री के 1 करोड़ यंगस्टर्स को नेक्स्ट 5 ईयर्स में स्किल ट्रेनिंग देने का। नेक्स्ट, मनीष तिवारी अगस्त 2025 में सुरेश नारायणन को रिप्लेस करके नेस्ले के मैनेजिंग डायरेक्टर बनेंगे।
तिवारी का डिजिटल एक्सपर्टीज नेस्ले इंडिया की ग्रोथ स्ट्रैटेजी को एक नया और मॉडर्न ट्विस्ट दे सकता है। नेक्स्ट, सितंबर में स्ट्रॉन्ग जॉब्स के डेटा की वजह से 10-ईयर यूएस ट्रेजरी यील्ड 3.971% तक पहुंच गई है। इसका मतलब ये हो सकता है कि यूएस फेड का रेट कट थोड़ा छोटा होगा। ये नंबर्स इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को दिखाते हैं और इस बात का सिग्नल देते हैं कि फेड अपनी अप्रोच चेंज कर सकता है। तो ये थी आज की टॉप स्टोरीज। मैं हूं आपकी होस्ट भव्या दुआ और ये था आज का डेली ब्रीफ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।